बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था। वह रोज अपने भैंसों और गायों को चराने जंगल जाया करता था। राघव दिखने में साधारण था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। ईमानदार, परिश्रमी और दूसरों की मदद करने वाला। उसी राज्य में एक सुंदर और दयालु राजकुमारी संजना थी। वह महल में रहते हुए भी आम लोगों की तकलीफों को समझती थी। एक दिन वह अपने महल से दूर जंगल की सैर पर गई। वहां घूमते घूमते वह अपने सेवकों से बिछड़ गई और रास्ता भटक गई। राघव उस समय अपनी गायों को पानी पिला रहा था। जब उसने राजकुमारी को अकेले जंगल में देखा तो वह चौंक गया। राजकुमारी ने घबरा कर कहा, मुझे महल वापस जाना है, लेकिन मैं रास्ता भूल गई हूं। राघव ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, राजकुमारी, घबराइए मत, मैं आपको सुरक्षित आपके महल तक पहुंचा दूंगा। राघव ने अपनी सबसे अच्छी भैंस को राजकुमारी के लिए तैयार किया और उसे बैठने के लिए कहा। राजकुमारी ने संकोच के साथ उसकी मदद ली और दोनों जंगल के रास्ते से महल की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में राजकुमारी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राघव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम राघव है और मैं एक साधारण ग्वाला हूं, लेकिन मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं। राजकुमारी उसकी सादगी और ईमानदारी से प्रभावित हो रही थी। उसने देखा कि राघव की आंखों में न कोई लालच था और न ही कोई डर। वह सिर्फ एक नेक दिल इंसान था जो सच्चे मन से उसकी मदद कर रहा था। जैसे ही राघव और राजकुमारी संजना महल के करीब पहुंचे, महल के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। सैनिकों को लगा कि कोई साधारण ग्वाला राजकुमारी को किडनैप कर लाया है। उन्होंने तलवारें निकाल लीं और क्रोधित स्वर में बोले, अरे ग्वाले, तूने राजकुमारी को क्यों पकड़ा हुआ है? तुरंत उन्हें छोड़ दे, नहीं तो तुझे इसकी सजा मिलेगी। राघव घबरा गया, लेकिन उसने अपनी सच्चाई पर भरोसा रखा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज के वीर सैनिकों, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरा दिल पवित्र है। मैंने राजकुमारी की सहायता की है, उनका अपहरण नहीं किया। राजकुमारी ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, रुको, यह ग्वाला मेरा रक्षक है। अगर यह न होता तो मैं जंगल में भटक जाती। इसने मेरी मदद की है, इसे सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए। सैनिकों ने सिर झुका लिया और राजकुमारी को महल तक पहुंचाने लगे, लेकिन राघव वहीं रुका रहा। वह जानता था कि उसका स्थान राजमहल नहीं, बल्कि अपने गांव का छोटा सा घर था। राजकुमारी ने महल पहुंचते ही अपने पिता महाराज विक्रमसेन को पूरी घटना सुनाई। राजा ने गहरी सोच में पड़कर कहा, अगर यह ग्वाला सच में इतना नेकदिल है तो मैं उससे मिलना चाहता हूं। राजकुमारी ने तुरंत आदेश दिया कि राघव को महल बुलाया जाए। सैनिक जब राघव को बुलाने आए तो वह चौंक गया। उसे डर था कि कहीं राजा उसे बंदी न बना ले, लेकिन उसकी मां ने कहा, बेटा, तूने कोई पाप नहीं किया, फिर डर क्यों? राजा तुझे बुला रहे हैं तो तू जा। राघव भारी मन से महल पहुंचा। प्रणाम महाराज, राघव ने सिर झुकाते हुए कहा। राजा ने उसे ध्यान से देखा और बोले, बेटा, तुम एक गरीब ग्वाले हो, लेकिन तुम्हारे पास जो सच्चाई और ईमानदारी है वह हर किसी के पास नहीं होती। बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांगो, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। राघव ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपनी गायों के साथ रहना है। राजा उसकी सादगी से प्रभावित हुए, लेकिन तभी राजकुमारी ने कुछ ऐसा कहा जिससे पूरे महल में सन्नाटा छा गया। राजकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी, यह ग्वाला सिर्फ एक साधारण ग्वाला नहीं है, बल्कि एक सच्चा और नेक दिल इंसान भी है। मैं चाहती हूं कि आप इसे मेरे लिए इनाम न दें, बल्कि इसकी काबिलियत को पहचानें। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। महामंत्री ने धीरे से राजा के कान में कहा, महाराज, यह गरीब ग्वाला एक सामान्य व्यक्ति है। क्या यह उचित होगा कि राजकुमारी इस तरह से इसकी प्रशंसा करे? राजा गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने राघव को देखा, जो सिर झुकाए खड़ा था। राजा ने पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम किसी दिन इस राजमहल में खड़े रहोगे? राघव ने ईमानदारी से जवाब दिया, महाराज, मेरा स्थान मेरे गांव में है। मैं यहां सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूं। राजकुमारी को जंगल में अकेला छोड़ना मेरे संस्कारों के खिलाफ था, लेकिन मैं एक साधारण ग्वाला हूं और रहूंगा। राजा मुस्कुराए और बोले, सच्चा इंसान वही होता है जो अपनी जड़ों को न भूले। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है, लेकिन एक बात समझो, इंसान की असली पहचान उसकी मेहनत और गुणों से होती है,
न कि जन्म से। राजकुमारी की बातों से कुछ दरबारी नाराज हो गए। सेनापति महाधीर सिंह ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हम इसे सजा नहीं दे सकते, लेकिन इनाम देना भी ठीक नहीं। यह तो एक सामान्य ग्वाला है, इसकी क्या औकात कि यह राजकुमारी से बात करे। राजकुमारी गुस्से में आ गई और बोली, औकात इंसान के दिल से बनती है, जन्म से नहीं। सेनापति जी। सेनापति ने आंखें तरेरी, लेकिन चुप हो गया। राजा ने सोचकर कहा, राघव, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। यदि तुम इसे सफलतापूर्वक पार कर गए तो मैं तुम्हें महल में एक विशेष स्थान दूंगा। राघव ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। राजा बोले, तुम्हें 3 कठिन चुनौतियां पार करनी होंगी। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें मेरी सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हें अपने गांव लौटना होगा। राघव ने साहस के साथ कहा, मैं तैयार हूं महाराज। राजा ने पहली परीक्षा के रूप में राघव को शेर के पिंजरे में भेजने का आदेश दिया। यह परीक्षा उसकी हिम्मत को परखने के लिए थी। दरबार में सभी को लगा कि यह असंभव है। ग्वाला एक शेर का सामना कैसे करेगा। राजकुमारी की आंखों में चिंता थी, लेकिन राघव के चेहरे पर डर नहीं था। उसने खुद को तैयार किया और धीरे धीरे पिंजरे में कदम रखा। शेर से सामना। राघव की पहली परीक्षा। जैसे ही राघव पिंजरे में दाखिल हुआ, पूरा दरबार सांस रोककर देख रहा था। उसके सामने एक विशाल सिंह गर्जना कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और भूख साफ झलक रही थी। राजकुमारी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने राजा की ओर देखा। पिताजी, यह बहुत खतरनाक है। यदि यह मारा गया तो? राजा गंभीर स्वर में बोले, यदि यह सच में योग्य है तो यह जीवित रहेगा। यदि यह डर गया तो यह हमारी सेना में स्थान पाने के लायक नहीं। शेर धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ा, लेकिन राघव डरा नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ पल शांत खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा और शेर की आंखों में देखा। राघव ग्वाला था, उसे पशुओं की भाषा समझ में आती थी। उसने शेर के गुस्से को महसूस किया और कोमल स्वर में बोला, तू मुझसे डर रहा है या मुझे डराने आया है? शेर ने गुर्राते हुए अपने पंजे उठाए, लेकिन राघव वहीं खड़ा रहा। अचानक उसने पास पड़ा एक तिनका उठाया और शेर के सामने रखा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। तिनके से शेर पर क्या असर होगा? शेर ने कुछ पल तिनके को घूरा और फिर गुर्राना बंद कर दिया। वह धीरे धीरे राघव के पास आया, उसकी गर्दन सूंघी और फिर शेर ने राघव के कदमों में सिर झुका दिया। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण ग्वाला बिना किसी हथियार के शेर को शांत कर देगा। राजा सिंहासन से उठे और बोले, अद्भुत राघव, तुमने पहली चुनौती पास कर ली। राजा ने अगली परीक्षा की घोषणा की। अब तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रमाण देना होगा। मैं तुम्हें 3 पहेलियां दूंगा। यदि तुमने सही उत्तर दिए तो तुम दूसरी चुनौती भी पार कर लोगे। पहली पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना भरी होती है उतनी हल्की लगती है? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मनुष्य का हृदय। जब उसमें प्रेम भरा होता है तो वह हल्का महसूस करता है। राजा ने सिर हिलाया। सही उत्तर। दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो टूट सकती है लेकिन कभी आवाज नहीं करती? राघव ने तुरंत जवाब दिया, विश्वास। जब यह टूटता है तो इसकी आवाज नहीं होती, लेकिन इसका असर गहरा होता है। राजा ने प्रभावित होकर कहा, सही उत्तर। तीसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के चलती है और बिना जुबान के बोलती है? राघव कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, हवा और समय दोनों बिना रुके चलते रहते हैं और बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। राजा ने तालियां बजाते हुए कहा, शाबाश राघव, तुमने दूसरी चुनौती भी पार कर ली। अब राजा ने तीसरी और अंतिम परीक्षा की घोषणा की। यदि तुमने यह चुनौती भी पार कर ली तो तुम हमारे महल में विशेष स्थान प्राप्त करोगे। राजा ने राघव को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, अब जाकर इन स्वर्ण मुद्राओं से धन से भी बड़ी चीज खरीद कर लाओ। यदि तुम सही उत्तर लाए तो परीक्षा पास कर लोगे। राघव मुद्राएं लेकर महल से बाहर निकला। राजकुमारी की आंखों में उत्सुकता थी। क्या वह सफल होगा? धन से बड़ी चीज की खोज। राघव स्वर्ण मुद्राएं लेकर महल से बाहर निकला और सोचने लगा, धन से भी बड़ी चीज क्या हो सकती है? वह बाजार पहुंचा जहां बड़े बड़े व्यापारी कीमती रत्न, सोना चांदी और बहुमूल्य वस्त्र बेच रहे थे। लेकिन उसे लगा, धन से बड़ा कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे खरीदा न जा सके।
चलते चलते उसकी नज़र एक गरीब वृद्ध महिला पर पड़ी जो भूखी थी और कांप रही थी। राघव ने बिना सोचे अपने कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालकर उसे भोजन और वस्त्र खरीद कर दे दिए। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे। राघव मुस्कुराया और आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक किसान मिला जिसकी फसल जल गई थी और उसके बच्चे भूख से रो रहे थे। राघव ने उसे भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दीं। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। भगवान तुम्हें हर परीक्षा में सफल करे। राघव ने धीरे धीरे सारी स्वर्ण मुद्राएं जरूरतमंदों में बांट दीं और खाली हाथ महल लौट आया। जब राघव दरबार पहुंचा, राजा ने पूछा, क्या तुमने धन से भी बड़ी चीज खरीदी? राघव ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ महाराज, मैंने स्वर्ण मुद्राएं जरूरतमंदों को दे दी और बदले में मुझे आशीर्वाद, प्रेम और सम्मान मिला जो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान है। राजा कुछ क्षण सोचते रहे, फिर हंसकर बोले, अद्भुत उत्तर। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची संपत्ति प्रेम, दया और सम्मान में होती है, न कि सोने और चांदी में। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। यह केवल एक ग्वाला नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में एक बुद्धिमान और महान व्यक्ति है। उसने मन ही मन सोचा। राजा ने घोषणा की, राघव ने तीनों चुनौतियां पार कर लीं। अब अंतिम निर्णय मेरी पुत्री करेगी। यदि वह इसे योग्य समझे तो मैं इसे राजकीय सम्मान दूंगा। राजकुमारी खड़ी हुई और राघव की ओर देखकर मुस्कुराई। पिताजी, यह युवक न केवल बलवान और बुद्धिमान है, बल्कि इसका हृदय भी निर्मल है। यह महल में रहने योग्य है। राजा प्रसन्न हुए और बोले, तो ठीक है, राघव अब हमारे महल में रहेगा। राघव के लिए यह एक नया अध्याय था, लेकिन क्या राजकुमारी के मन में कुछ और भी था? राजा की घोषणा के बाद राघव महल में रहने लगा, लेकिन वह अब भी अपने सादा जीवन और ग्वाले वाली आदतों को नहीं छोड़ पाया था। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठकर महल के बगीचे में चला जाता और वहां मौजूद पशुओं से बातें करता, उनकी सेवा करता। महल के नौकर चाकर उसे अजीब नजरों से देखते थे, लेकिन राजकुमारी दूर से उसे देखती और मुस्कुराती। एक राजमहल में रहकर भी यह व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ता। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने मन ही मन सोचा। महल के कई दरबारी और सेनापति राघव से ईर्ष्या करने लगे। एक मामूली ग्वाला राजा के इतना करीब कैसे आ सकता है? वे उसे नीचा दिखाने के लिए नए नए षड्यंत्र रचने लगे। एक दिन सेनापति विराट ने राजा से कहा, महाराज, यह सही नहीं है कि एक साधारण ग्वाले को इतने सम्मान के साथ महल में रखा जाए। इसे एक सच्ची परीक्षा से गुजरना चाहिए। राजा मुस्कुराए और बोले, कैसी परीक्षा? युद्ध की परीक्षा। अगर यह ग्वाला सच में योग्य है तो इसे एक योद्धा बनकर सिद्ध करना होगा। राजा ने राघव को बुलाया और पूछा, क्या तुम एक योद्धा बनना चाहोगे? राघव ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, महाराज, मैं केवल एक ग्वाला हूं। मेरी ताकत पशुओं के साथ रहना और दूध दूहना है, तलवार चलाना नहीं। राजा ने उसकी सादगी देखकर कहा, लेकिन जीवन में हर व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी आनी चाहिए। अगर तुम मेरी राजकुमारी से मित्रता रखना चाहते हो तो तुम्हें खुद को एक योद्धा के रूप में साबित करना होगा। राघव के लिए यह एक नई चुनौती थी। राजकुमारी को यह बात अच्छी नहीं लगी। राघव की परीक्षा की क्या जरूरत है? क्या उसका नेकदिल होना ही पर्याप्त नहीं? उसने राजा से कहा, पिताजी, किसी की योग्यता सिर्फ तलवारबाजी से नहीं आंकी जा सकती। लेकिन राजा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, अगर यह युवक वास्तव में साहसी और योग्य है तो इसे खुद को साबित करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजकुमारी का मन बेचैन हो उठा। वह जानती थी कि राघव के दुश्मन उसे हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे कुछ करना होगा, उसने सोचा। राजा ने पूरे महल में घोषणा करवा दी कि राघव को योद्धा बनने की परीक्षा देनी होगी। महल के सभी दरबारी और सेनापति इस परीक्षा को देखने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वे राघव की हार सुनिश्चित करना चाहते थे। अगले दिन राजमहल के विशाल मैदान में पूरी तैयारी कर दी गई। सेनापति विराट ने घोषणा की, राघव को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर वह इनमें सफल रहा तो उसे महल में रहने और राजकुमारी से मित्रता रखने का अधिकार मिलेगा, लेकिन अगर वह असफल हुआ तो उसे महल छोड़कर वापस अपने गांव जाना होगा। राघव ने सिर झुका लिया।
उसे लड़ाई का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन हार मानने की उसकी आदत भी नहीं थी। पहली परीक्षा, बल की परीक्षा। पहली परीक्षा में राघव को एक भारी तलवार उठाकर युद्ध कला का प्रदर्शन करना था। जब उसने तलवार उठाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि यह बहुत भारी है। महल के कई सैनिक उस पर हंसने लगे। गाय भैंस चराने वाला यह ग्वाला तलवार क्या उठाएगा। लेकिन तभी राघव को अपनी मां की सिखाई हुई एक बात याद आई। बेटा, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती, मन में भी होती है। अगर मन मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल आसान लगने लगती है। राघव ने गहरी सांस ली, अपनी पूरी शक्ति लगाई और तलवार को उठा लिया। मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। राजा और राजकुमारी ने गर्व से उसकी ओर देखा, जबकि सेनापति विराट और अन्य दरबारी निराश हो गए। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी है, सेनापति ने मन में सोचा। दूसरी परीक्षा, चतुराई की परीक्षा। अब राघव को एक चालाकी से भरा सवाल हल करना था। राजा ने स्वयं यह प्रश्न पूछा, अगर दो सैनिक एक ही समय में तुम्हारे ऊपर हमला करें तो तुम खुद को कैसे बचाओगे। राघव कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, महाराज, अगर दो सैनिक मुझ पर एक साथ हमला करें तो इसका मतलब है कि मैं अकेला हूं और वे दोनों एक टीम में हैं। मैं सीधा लड़ने के बजाय पहले उनके बीच गलत फहमी पैदा कर दूंगा ताकि वे एक दूसरे से ही लड़ने लगें। राजा उसकी चतुराई पर मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा उत्तर। युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीते जाते हैं। राजकुमारी की आंखों में भी चमक आ गई। राघव सिर्फ एक सीधा सादा ग्वाला नहीं है, उसमें एक सच्चे योद्धा की बुद्धिमानी भी है। तीसरी परीक्षा, साहस की परीक्षा, अब अंतिम परीक्षा बची थी। यह सबसे कठिन थी क्योंकि इसमें राघव को एक भूखे शेर के सामने खड़ा होना था। राजमहल के सैनिकों ने एक विशाल पिंजरा खोला और एक गर्जन करता हुआ सिंह बाहर निकला। उसकी दहाड़ से पूरा मैदान गूंज उठा। राजकुमारी की सांसें रुक गईं, लेकिन राघव शांत खड़ा रहा। सभी लोग सोच रहे थे कि वह डरकर भाग जाएगा, लेकिन उसने हिलना तक नहीं चाहा। शेर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें राघव को खाने के लिए चमक रही थीं। शेर ने गुर्राते हुए राघव की ओर छलांग लगाई। महल के लोग डर से चिल्ला उठे। राजकुमारी की आंखें भय से फैल गईं, लेकिन राघव टस से मस नहीं हुआ। जब शेर कुछ ही कदम दूर था, तब राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन गायत्री मंत्र का जाप करने लगा। शेर ने हमला करने के लिए पंजा उठाया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। शेर ने अचानक अपनी चाल धीमी कर दी और राघव के पास आकर बैठ गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा भी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, यह कैसे संभव हुआ। यह शेर तो बहुत ही उग्र स्वभाव का था। राघव ने धीरे से कहा, महाराज, पशु हिंसक नहीं होते, वे सिर्फ अपनी भूख और भय के कारण आक्रमण करते हैं। मैंने इसे शांति का संदेश दिया और यह समझ गया कि मैं इसका शत्रु नहीं हूं। राजा ने प्रभावित होकर तालियां बजाईं, जबकि सेनापति विराट और अन्य दरबारी जल उठे। राजा का निर्णय, राजा ने घोषणा की, राघव ने सभी परीक्षाएं पूरी कर ली हैं। अब वह हमारे महल में रह सकता है और जिसे चाहे मित्र बना सकता है। राजकुमारी बेहद खुश हुई, लेकिन सेनापति विराट और कुछ दरबारी यह सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह तो सिर्फ परीक्षाएं थीं, लेकिन असली चुनौती तो युद्ध भूमि होती है। यह एक ग्वाला है, इसे युद्ध लड़ने का क्या अनुभव। राजा ने सोचा, बात तो सही है, लेकिन राघव ने आज जो किया वह असाधारण था। वे दुविधा में थे। तभी राजकुमारी ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, क्या एक व्यक्ति को उसकी जाति या पेशे से आंका जाना चाहिए। राघव ने आज साबित कर दिया कि वह न केवल बुद्धिमान है बल्कि साहसी भी है। मुझे गर्व होगा कि ऐसा कोई मेरे मित्र के रूप में महल में रहे। राजा ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, राघव अब से महल का अतिथि होगा। राघव ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक ग्वाला हूं, मैं इस महल में कैसे रह सकता हूं। राजा ने उत्तर दिया, तुम सिर्फ ग्वाला नहीं बल्कि एक सच्चे योद्धा के गुण रखते हो। लेकिन अगर तुम महल में रहना नहीं चाहते तो क्या तुम हमारी सेना में शामिल होना चाहोगे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। क्या राघव यह प्रस्ताव स्वीकार करेगा। क्या राजकुमारी और राघव की दोस्ती और गहरी होगी, या फिर सेनापति कोई नया षड्यंत्र रचेंगे। राजा की बात सुनकर पूरा दरबार शांत था। राघव के मन में उथल पुथल मच गई।
क्या मैं सच में सेना में शामिल हो जाऊं? क्या मैं ग्वाला से एक योद्धा बन सकता हूं? और राजकुमारी, क्या मैं अब भी उससे पहले की तरह मिल पाऊंगा? राजकुमारी श्रेया की आंखों में चमक थी। वह चाहती थी कि राघव महल में रहे, लेकिन उसका फैसला उस पर छोड़ दिया। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मैं आपकी सेना में शामिल होने को तैयार हूं। राजा प्रसन्न हो गए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन याद रखना, एक योद्धा बनने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि अनुशासन और समर्पण की भी जरूरत होती है। कल से तुम्हारी युद्ध कला की शिक्षा प्रारंभ होगी। पर दरबार में हर कोई खुश नहीं था। सेनापति विराट की साजिश। सेनापति विराट राघव की लोकप्रियता से चिढ़ चुके थे। उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्रों को इकट्ठा किया और कहा, अगर यह ग्वाला महल में और सेना में अपनी जगह बना लेगा तो यह हमारे लिए खतरा बन जाएगा। हमें इसे जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। एक दरबारी ने पूछा, लेकिन करेंगे क्या? विराट ने एक चाल सोची और बोला, राघव को महल में लाने का सबसे बड़ा समर्थन राजकुमारी से आ रहा है। अगर हम राजकुमारी को उससे दूर कर दें तो राघव भी कमजोर पड़ जाएगा। उनकी आंखों में एक खतरनाक साजिश थी। पहला युद्ध अभ्यास। अगले दिन राघव का प्रशिक्षण शुरू हुआ। उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाई जाने लगी। लेकिन सबसे कठिन परीक्षा थी रणक्षेत्र में पहली लड़ाई का अभ्यास। उसे सेनापति विराट के सबसे ताकतवर सैनिक महाशक्ति के साथ लड़ने का आदेश दिया गया। राघव के पास कोई पूर्व अनुभव नहीं था, लेकिन उसकी बुद्धि और साहस उसके सबसे बड़े हथियार थे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, महाशक्ति ने विशाल तलवार से प्रहार किया, लेकिन राघव ने अपनी गति से उसे चकमा दे दिया। राजकुमारी, राजा और पूरा दरबार देख रहा था। क्या राघव जीत पाएगा या सेनापति विराट की कोई नई साजिश उसे नीचे गिरा देगी? राघव के सामने महाशक्ति खड़ा था, एक विशाल ताकतवर योद्धा जिसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। राजा, राजकुमारी श्रेया और पूरा दरबार देख रहा था। क्या एक साधारण ग्वाला इस योद्धा का सामना कर सकता है? क्या राघव महल में अपनी जगह बना पाएगा? महाशक्ति ने अपनी तलवार से पहला वार किया, भयंकर और तेज। राघव ने तुरंत नीचे झुककर वार को बचा लिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। महाशक्ति के हर वार के साथ राघव पीछे हट रहा था। राजकुमारी की आंखों में चिंता थी, राघव को कुछ हो न जाए। पर तभी राघव को कुछ याद आया। गायों को काबू में करने के लिए हमें बल से ज्यादा चपलता चाहिए। अगर मैं सीधा लड़ाई नहीं जीत सकता तो अपनी गति और बुद्धि से जीतूंगा। अब राघव ने अपनी रणनीति बदली। जब महाशक्ति ने अगला वार किया तो राघव एकदम बिजली की तरह झुका और उसके पैरों पर वार कर दिया। महाशक्ति का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ा। पूरा दरबार हैरान था। ग्वाले ने एक योद्धा को गिरा दिया। राजा मुस्कुराए और बोले, यह लड़का विशेष है। सेनापति विराट का गुस्सा। सेनापति विराट की मुट्ठियां भींच गईं। ये ग्वाला इतना चालाक कैसे हो सकता है? उसे एहसास हो गया कि राघव को सीधा हराना मुश्किल होगा। अब उसे और भी खतरनाक चाल चलनी होगी। उसने अपने सबसे विश्वासपात्र आदमी को बुलाया और फुसफुसाकर कहा, हमें इसे लड़ाई से नहीं, दिमागी चाल से हराना होगा। कुछ ऐसा करो जिससे यह लड़का खुद महल छोड़कर चला जाए। राजकुमारी और राघव की मुलाकात। राघव ने युद्धाभ्यास में पहला पड़ाव पार कर लिया था। शाम को राजकुमारी श्रेया छुपकर उसके पास आई। तुम ठीक तो हो? उसने चिंता से पूछा। राघव मुस्कुराया, हाँ, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हारे पिता को गर्व महसूस कराना चाहता हूं। श्रेया को उसका यह आत्मविश्वास बहुत पसंद आया। पर तभी एक सैनिक भागता हुआ आया और चिल्लाया, राजकुमारी, महाराज ने आपको तुरंत दरबार में बुलाया है। राजकुमारी चौंक गई। अब क्या हुआ? जब वह दरबार में पहुंची तो राजा का चेहरा गुस्से से लाल था। श्रेया, क्या यह सच है कि तुम छुपकर राघव से मिलने गई थी? पूरा दरबार सन्न रह गया। श्रेया हक्की बक्की रह गई। अब क्या होगा? पूरा दरबार सन्न रह गया था। राजा का चेहरा क्रोध से लाल था। श्रेया, क्या यह सच है कि तुम छुपकर राघव से मिलने गई थी? राजकुमारी श्रेया ने हिम्मत जुटाई और सिर ऊंचा करके बोली, हां पिताजी, मैं राघव से मिली थी। दरबार में हलचल मच गई। मंत्रियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजकुमारी एक साधारण ग्वाले से मिलने गई? यह राजा का अपमान है। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, श्रेया, तुम जानती हो कि यह नियमों के खिलाफ है।
एक राजकुमारी किसी आम आदमी से नहीं मिल सकती। राजकुमारी ने दृढ़ता से जवाब दिया, लेकिन पिताजी, राघव साधारण नहीं है, उसने खुद को साबित किया है। राजा कुछ सोचने लगे। तभी सेनापति विराट आगे आया और बोला, महाराज, हमें इस विषय को यहीं समाप्त कर देना चाहिए। इस ग्वाले को महल से निकाल दिया जाए। राघव, जो अब तक चुप था, आगे आया और विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने तो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन किया है। राजा उसकी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन सेनापति विराट ने फिर से चाल चली। वह राजा से बोला, अगर यह इतना योग्य है तो इसे आखिरी परीक्षा देनी होगी। राजा ने पूछा, कैसी परीक्षा? विराट मुस्कुराया और बोला, यह जंगल में जाएगा और वहां के सबसे खतरनाक दैत्य कालसुर को हरा कर आएगा। अगर यह लौट कर आ गया तो इसे राजमहल में स्थान मिलेगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कालसुर, एक भयानक दैत्य जिसने कई योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था। राजकुमारी घबरा गई। यह अन्याय है। पर राघव ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं यह परीक्षा दूंगा। राघव जंगल की ओर बढ़ा। वहां का माहौल भयावह था। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा में सड़ी गली गंध और दूर से सुनाई देने वाली डरावनी आवाजें। कुछ ही देर में राघव कालसुर के गुफा तक पहुंचा। अचानक जमीन हिलने लगी और एक विशालकाय दैत्य उसकी ओर बढ़ा। उसकी लाल आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। तू कौन है जो मेरी गुफा में आया है? कालसुर गरजा। राघव ने धनुष उठाया और दृढ़ आवाज में कहा, मैं राघव हूं और मैं तुझे समाप्त करने आया हूं। दैत्य ठहाका मारकर हंसा। हा, कितने वीर आए, पर कोई जीवित नहीं गया। लेकिन राघव बिना डरे अपनी तलवार निकालकर कालसुर पर टूट पड़ा। भयंकर युद्ध हुआ। राघव की तलवार और कालसुर के पंजे आपस में टकराए, जिससे चिंगारियां निकलने लगीं। कालसुर ने गुस्से में आग का गोला फेंका, लेकिन राघव तेजी से बच गया और उसकी आंखों पर एक तीर चला दिया। दैत्य चीख उठा। राघव ने बिना समय गंवाए अपनी तलवार निकाली और कालसुर के सीने में घोंप दी। दैत्य धरती पर गिर पड़ा और राख में बदल गया। पूरा जंगल शांत हो गया। राघव विजयी होकर महल लौट आया। जब राघव महल पहुंचा तो दरबार में उत्सव का माहौल था। राजा ने घोषणा की, राघव ने असंभव को संभव कर दिखाया। अब से वह सिर्फ एक ग्वाला नहीं, बल्कि इस राज्य का वीर योद्धा है। राजकुमारी श्रेया खुशी से दौड़कर राघव के पास आई और बोली, मैं जानती थी कि तुम लौट आओगे। राजा मुस्कुराए और बोले, राघव, तुमने न केवल मेरी बेटी की रक्षा की, बल्कि इस राज्य को भी एक भयानक संकट से बचाया। अब मैं तुम्हें अपने दामाद के रूप में स्वीकार करता हूं। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने भव्य समारोह का आयोजन किया और राजकुमारी श्रेया और राघव का विवाह करवा दिया। राघव अब सिर्फ एक ग्वाला नहीं, बल्कि राजकुमार बन चुका था। और इस तरह गरीब ग्वाले और राजकुमारी की प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। अगली कहानी बुद्धिमान लड़का और ठग। किसी गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उतना ही चतुर और बुद्धिमान भी। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और वह अपनी बुद्धि के बल पर ही जीवन यापन करता था। एक दिन गांव में रणवीर नाम का एक ठग आया। वह लोगों को मीठी मीठी बातें करके लूट लेता था। उसने अर्जुन को देखा और सोचा, यह लड़का भोला भाला लगता है, इसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। रणवीर ने अर्जुन से कहा, बेटा, मैं एक व्यापारी हूं। अगर तुम मेरा सामान शहर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा। अर्जुन समझ गया कि यह आदमी कोई चाल चल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और उसकी बात मान ली। अर्जुन ने ठग के सारे सामान अपने गाड़ी में लाद लिए और उसके साथ शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में अर्जुन ने सोचा, अगर यह सच में व्यापारी होता तो खुद सामान लेकर जाता। जरूर यह किसी को लूटने की योजना बना रहा है। कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन ने एक पहरेदार से कहा, यह आदमी बहुत खतरनाक ठग है, इसे पकड़ लो। पहरेदार ने रणवीर को पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली। उसके पास से चोरी का सामान और कई लोगों के पैसे निकले। राजा ने जब यह सब सुना तो रणवीर को कारागार में डालने का आदेश दिया और अर्जुन की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे ढेर सारी संपत्ति और सम्मान दिया। इस तरह अर्जुन की चतुराई से गांव को एक ठग से मुक्ति मिल गई। ठग रणवीर को पकड़वाने के बाद अर्जुन की चतुराई की चर्चा पूरे राज्य में होने लगी।
राजा ने उसे अपना सलाहकार बना लिया, लेकिन कुछ दरबारी उससे जलने लगे। राजा के प्रधानमंत्री महाधन को अर्जुन की बढ़ती प्रतिष्ठा पसंद नहीं थी। उसने राजा से कहा, महाराज, यह लड़का तो मात्र एक गरीब ग्वाला है। इसकी बुद्धिमानी की सच्ची परीक्षा लेनी चाहिए। अगर यह वाकई योग्य है तो इसे साबित करने दें। राजा ने हामी भर दी और अर्जुन को बुलाकर कहा, अगर तुम वास्तव में बुद्धिमान हो तो तुम्हें एक नई चुनौती दी जाएगी। अगर तुम इसे हल नहीं कर सके तो तुम्हें दरबार से निकाल दिया जाएगा। महाधन ने अर्जुन के सामने एक बड़ी सोने की तिजोरी रखी और कहा, यह तिजोरी बिना किसी चाबी के बंद है। अगर तुम इसे बिना तोड़े और बिना कोई चाबी ढूंढे खोल सको तो हम तुम्हें राज्य का सम्मान देंगे, वरना तुम्हें दरबार छोड़ना होगा। सभी दरबारी हंसने लगे। उन्हें लगा कि अब अर्जुन हार जाएगा। अर्जुन ने कुछ देर सोचा, फिर उसने तिजोरी को ध्यान से देखा और बोला, महाराज, यह तिजोरी केवल राजा के आदेश से खुलेगी। क्या मैं इसे खोलने के लिए आपके आदेश प्राप्त कर सकता हूं? राजा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं आदेश देता हूं कि यह तिजोरी खुले। अर्जुन ने फिर से ध्यान से देखा और अचानक तिजोरी के नीचे लगे गुप्त बटन को दबा दिया। कुछ ही क्षण में तिजोरी खुल गई। दरअसल महाधन ने चालाकी से तिजोरी को पहले ही एक गुप्त यंत्र से बंद कर दिया था और केवल वही इसे खोलने का तरीका जानता था। लेकिन अर्जुन की सूझबूझ से उसका राज खुल गया। राजा यह देखकर बहुत प्रभावित हुए और बोले, अर्जुन, तुम सच में बुद्धिमान हो। और महाधन, तुमने यह चाल क्यों चली? महाधन घबरा गया और सच कबूल कर लिया। राजा ने उसे दरबार से निकाल दिया और अर्जुन को राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया। अब अर्जुन न केवल बुद्धिमान बल्कि राजा का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति भी बन चुका था। लेकिन क्या उसकी बुद्धिमानी उसे आगे भी बचा पाएगी? कौन सा नया संकट उसका इंतजार कर रहा है? अब अर्जुन राज्य का मुख्य सलाहकार बन चुका था। उसकी चतुराई से राजा बहुत प्रसन्न थे, लेकिन कुछ दरबारी अभी भी उससे जलते थे। महाधन के निष्कासन के बाद दरबार में एक और मंत्री दुर्जन सिंह अर्जुन से बदला लेने की योजना बना रहा था। एक दिन दरबार में एक सैनिक घबराया हुआ आया और बोला, महाराज, राज्य के दक्षिणी जंगलों में एक रहस्यमयी डाकू गिरोह सक्रिय हो गया है। वे कारवां लूट रहे हैं और गांवों को तबाह कर रहे हैं। लोग भय में जी रहे हैं। राजा ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, अर्जुन, तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण हमने तुम्हें राज्य का सलाहकार बनाया है। अब बताओ, हमें क्या करना चाहिए? अर्जुन सोच ही रहा था कि तभी दुर्जन सिंह बोल उठा, महाराज, अगर अर्जुन सच में इतना चतुर है तो उसे स्वयं इस गिरोह को पकड़ने जाना चाहिए। अगर वह सफल हो गया तो हमें उसकी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं रहेगा। राजा ने हामी भर दी और अर्जुन को जंगल में जाने का आदेश दे दिया। लेकिन अर्जुन को अंदाजा था कि दुर्जन सिंह की यह साजिश थी। अर्जुन अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उसने गांव वालों से पूछताछ की और पता चला कि ये डाकू बहुत चालाक थे। वे हर बार अलग अलग जगहों पर हमला करते थे और उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन था। अर्जुन ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, क्या आपने कभी इन डाकुओं को देखा है? बुजुर्ग ने कहा, हमने सुना है कि वे रात को ही हमला करते हैं और उनके पास कोई गुप्त रास्ता है जिससे वे गायब हो जाते हैं। अर्जुन को समझ में आ गया कि ये डाकू जंगल में ही कहीं छिपे हुए हैं। उसने रात को उनके ठिकाने का पता लगाने की योजना बनाई। अर्जुन ने कुछ सैनिकों को किसान के वेश में जंगल के पास तैनात किया और खुद एक गरीब व्यापारी बनकर यात्रा करने लगा। जैसे ही वह डाकुओं के इलाके में पहुंचा, अचानक झाड़ियों से कुछ नकाबपोश आदमी निकले और बोले, सारा माल हमारे हवाले कर दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हें राजा का खजाना दिखाऊं तो? डाकुओं का सरदार चौंक गया। खजाना? कौन सा खजाना? अर्जुन ने कहा, राजा ने मुझे एक गुप्त खजाने को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए भेजा है। अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें वह खजाना दिखा सकता हूं। डाकू इस लालच में आ गए और अर्जुन के साथ जाने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह अर्जुन की चाल थी। जैसे ही वे एक निश्चित स्थान पर पहुंचे, अर्जुन ने संकेत दिया और सैनिकों ने चारों तरफ से डाकुओं को घेर लिया। डाकुओं को कोई रास्ता नहीं मिला और वे सरेंडर कर गए। अर्जुन ने उनके गुप्त ठिकाने का भी पता लगा लिया और राजा को यह खबर दी। राजा बहुत खुश हुए,
और बोले, अर्जुन, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। लेकिन दुर्जन सिंह को यह पसंद नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, अब इस लड़के को हराने के लिए मुझे कुछ और बड़ा करना पड़ेगा। अर्जुन की सफलता से पूरा राज्य प्रसन्न था, लेकिन दुर्जन सिंह की जलन और बढ़ गई थी। वह सोच रहा था, जब तक अर्जुन जीवित है मेरी कोई चाल सफल नहीं होगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह हमेशा के लिए हार जाए। उसी रात दुर्जन सिंह ज्योतिषी भैरवनाथ के पास गया, जो अपनी भविष्यवाणियों और काले जादू के लिए कुख्यात था। दुर्जन सिंह, मुझे अर्जुन से छुटकारा चाहिए। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे वह हार जाए। भैरवनाथ ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ देर बाद बोला, अर्जुन का भाग्य बहुत बलवान है, लेकिन अगर उसे कोई ऐसा कार्य सौंपा जाए जो असंभव हो तो वह खुद ही हार जाएगा। दुर्जन सिंह, क्या ऐसा कोई कार्य है? भैरवनाथ मुस्कुराया और बोला, हाँ, उसे नागराज के रत्न को लाने के लिए भेज दो। जो भी उस नागराज के पास गया वह कभी वापस नहीं लौटा। अगले दिन दरबार में दुर्जन सिंह ने राजा से कहा, महाराज, राज्य में बहुत वर्षों से यह मान्यता है कि जो भी नागराज के रत्न को लेकर आएगा वह सबसे बुद्धिमान और योग्य होगा। अर्जुन इतना चतुर है, क्यों न इसे यह कार्य दिया जाए। राजा को यह विचार अच्छा लगा और उन्होंने अर्जुन को बुलाया। राजा, अर्जुन, मैं चाहता हूं कि तुम नागराज के रत्न को लेकर आओ। यह राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन समझ गया कि यह दुर्जन सिंह की कोई नई साजिश है, लेकिन वह जानता था कि राजा का आदेश टालना असंभव था। उसने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अर्जुन ने जानकारी इकट्ठा की और पता चला कि नागराज का रत्न काली गुफा में था, जो राज्य के दक्षिणी पहाड़ों में स्थित थी। कहा जाता था कि वह रत्न जादुई शक्तियों से भरा हुआ था और उसकी रक्षा स्वयं नागराज करते थे। अर्जुन बिना समय गंवाए यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु मिला, जिसने अर्जुन से पूछा, बेटा, इतनी कठिन यात्रा पर क्यों निकले हो? अर्जुन ने सारी बात बताई। साधु मुस्कुराया और बोला, अगर तुम नागराज से रत्न पाना चाहते हो तो याद रखना, बल से नहीं बुद्धि से काम लेना, वरना तुम्हारा अंत भी उन लोगों की तरह हो जाएगा जो वहां गए लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। अर्जुन आगे बढ़ा और अंततः काली गुफा के द्वार पर पहुंचा। गुफा के अंदर अंधकार था और वहां नागों की फुफकारें गूंज रही थीं। जैसे ही अर्जुन अंदर बढ़ा, अचानक नागराज प्रकट हुए। उनका विशाल काया और चमकती आंखें देखकर कोई भी डर जाता, लेकिन अर्जुन स्थिर खड़ा रहा। नागराज गरजे, मूर्ख मानव, तू हमारे रत्न को लेने आया है? जिन लोगों ने यह प्रयास किया वे कभी जीवित नहीं लौटे। अर्जुन मुस्कुराया और विनम्रता से बोला, हे नागराज, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि यह रत्न क्यों इतना महत्वपूर्ण है। नागराज अर्जुन की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। वे बोले, यह रत्न कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह हमारे नागवंश की शक्ति का प्रतीक है। इसे ले जाना असंभव है, क्योंकि यह जिस हाथ में जाता है उसकी परीक्षा लेता है। अर्जुन ने विचार किया और फिर पूछा, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे यह रत्न मुझे मिल सके? नागराज मुस्कुराए और बोले, अगर तुम हमारी 3 परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर जाओ तो यह रत्न तुम्हारा होगा, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो यहीं समाप्त हो जाओगे। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। नागराज ने अर्जुन को एक संकरी गुफा में भेजा, जहां चारों ओर जहरीले नाग थे। उसे वहां बिना हिले डुले 1 घंटे तक बैठना था। अर्जुन ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और एकदम शांत बैठ गया। सांप उसके चारों ओर घूमते रहे, लेकिन उसने घबराहट नहीं दिखाई। अंततः 1 घंटा बीत गया और नागराज बोले, तुमने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। अब नागराज ने एक पहेली दी। एक राजा के पास 3 बेटे थे। उसने अपनी मृत्यु से पहले कहा कि जो सबसे बुद्धिमान होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। उसने तीनों को एक एक कमरा दिया और कहा कि इसे पूरी तरह भर दो। एक बेटे ने अनाज से भर दिया, दूसरे ने कपड़ों से, लेकिन तीसरे ने सिर्फ एक चीज से पूरा कमरा भर दिया और राजा ने उसे ही उत्तराधिकारी बना दिया। बताओ, उसने क्या किया? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, उसने दीपक जलाया, जिससे पूरा कमरा रोशनी से भर गया। नागराज प्रसन्न हुए। तुम सच में बहुत चतुर हो। अब अंतिम परीक्षा बाकी है।
नागराज ने अर्जुन को एक गहरे गड्ढे के किनारे खड़ा कर दिया और बोले, अगर तुम्हें रत्न चाहिए तो बिना किसी डर के इस गड्ढे में कूद जाओ। अर्जुन ने बिना कोई सवाल किए गड्ढे में छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा उसने देखा कि वह एक सुरक्षित स्थान पर आ गया है। सामने नागराज खड़े थे और उनके हाथ में वह जादुई रत्न था। अर्जुन, तुमने तीनों परीक्षाएं पार कर लीं। यह रहा तुम्हारा रत्न। अर्जुन ने रत्न लिया और राजा के पास वापस लौट आया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, अर्जुन, तुम केवल चतुर नहीं बल्कि सबसे योग्य व्यक्ति हो। लेकिन दुर्जन सिंह को अपनी साजिश में असफलता मिली। उसने अर्जुन से जलते हुए मन ही मन कहा, अब इसे हराने के लिए मुझे कोई और बड़ा षड्यंत्र रचना होगा। अर्जुन की जीत के बाद पूरा राज्य उसकी जय जयकार कर रहा था, लेकिन दुर्जन सिंह चुप नहीं बैठा था। उसने ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर अर्जुन को खत्म करना होगा। उस रात वह फिर से भैरवनाथ तांत्रिक के पास गया। दुर्जन सिंह, मैं अर्जुन को हराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे वह हमेशा के लिए मिट जाए। भैरवनाथ ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर बोला, अर्जुन को हराने के लिए शक्ति नहीं, छल का प्रयोग करो। उसे ऐसी परिस्थिति में डालो जहां उसकी मौत निश्चित हो। दुर्जन सिंह को एक नई चाल सूझी। उसने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, अर्जुन ने पहले भी असंभव कार्य पूरे किए हैं, लेकिन यदि वह वास्तव में सबसे योग्य है तो उसे एक आखिरी परीक्षा देनी चाहिए, कालद्वीप से अमृत मणि लाने की। राजा ने चौंक कर पूछा, कालद्वीप? दुर्जन सिंह, जी महाराज, यह वही स्थान है जहां से आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। किंवदंती है कि वहां काल सर्प की रक्षा में अमृत मणि है जो अमृता का वरदान देती है। यदि अर्जुन सच में इतना पराक्रमी है तो उसे यह कार्य भी पूरा करना चाहिए। राजा को यह प्रस्ताव उचित लगा। उन्होंने अर्जुन को बुलवाया। राजा ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन, तुमने अब तक कई वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, लेकिन यदि तुम इस राज्य के सबसे योग्य व्यक्ति हो तो तुम कालद्वीप से अमृत मणि लाकर दिखाओ। अर्जुन समझ गया कि यह दुर्जन सिंह की कोई नई साजिश है, लेकिन राजा की आज्ञा मानना उसका कर्तव्य था। उसने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अर्जुन ने अपनी तलवार और तीर कमान लिया और कालद्वीप की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वही साधु मिला जिसने पहले नागराज के रत्न के बारे में चेतावनी दी थी। साधु, बेटा, तुम फिर एक कठिन यात्रा पर जा रहे हो, लेकिन इस बार खतरा और भी बड़ा है। कालद्वीप से कोई जीवित नहीं लौटता। अर्जुन, मुझे अपने राज्य और राजा की आज्ञा का पालन करना है। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दें। साधु मुस्कुराए और बोले, कालद्वीप में केवल दो चीजें तुम्हें बचा सकती हैं, साहस और सत्य। यदि तुमने लालच किया तो मृत्यु निश्चित है। अर्जुन ने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अर्जुन ने कठिन समुद्री यात्रा के बाद कालद्वीप पर कदम रखा। वहां का वातावरण बहुत भयानक था। आकाश हमेशा काला रहता था। चारों ओर सिर्फ सूखी हड्डियां बिखरी थीं। रहस्यमयी आवाजें कानों में गूंज रही थीं। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, एक विशाल कालसर्प प्रकट हुआ। कालसर्प, मूर्ख मानव, तुम अमृत मणि लेने आए हो। जान लो, जो इसे पाने की कोशिश करता है वह मृत्यु को गले लगा लेता है। अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं युद्ध के लिए नहीं बल्कि सत्य के मार्ग पर आया हूं। यदि यह मणि मुझे नियति के अनुसार मिलनी है तो कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। कालसर्प अर्जुन की दृढ़ता देखकर चकित हो गया। यदि तुम सच में योग्य हो तो तुम्हें मेरी 3 चुनौतियों को पार करना होगा। पहली चुनौती, भय को हराना। कालसर्प ने अर्जुन के सामने एक गहरी खाई प्रस्तुत की जहां हजारों विषैले नाग थे। इस खाई को पार करो, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हारे मन में भय आया तो यह नाग तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने गुरु की सिखाई हुई ध्यान की विधि अपनाई और मन से सारा भय निकाल दिया। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह निडर होकर खाई पार कर गया, नाग शांत हो गए और कालसर्प गर्जना करते हुए बोला, तुमने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। दूसरी चुनौती, सत्य की शक्ति। अब कालसर्प ने अर्जुन के सामने 3 मणियां रखीं और कहा, इनमें से केवल एक असली अमृत मणि है। यदि तुमने गलत मणि चुनी तो तुम स्वयं ही मृत्यु को बुला लोगे। अर्जुन ने तीनों मणियों को ध्यान से देखा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और मन ही मन साधु की बात को याद किया।
सत्य ही तुम्हें बचा सकता है। फिर अचानक उसे आभास हुआ कि 3 में से एक मणि हल्की रोशनी फैला रही थी। उसने उसी मणि को उठा लिया। कालसर्प हंसा और बोला, तुमने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली। अब कालसर्प ने अर्जुन को एक प्रस्ताव दिया। अर्जुन, मैं तुम्हें एक और वरदान दे सकता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपार धन संपत्ति दे सकता हूं, लेकिन इसके बदले तुम्हें अमृत मणि छोड़नी होगी। यह असली परीक्षा थी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, धन संपत्ति क्षणिक होती है, लेकिन सच्चाई और कर्तव्य अमर रहते हैं। मैं किसी भी कीमत पर अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हो सकता। कालसर्प जोर से हंसा और बोला, तुम्हें कोई भी लालच नहीं भटका सकता। तुमने अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। फिर उसने अर्जुन को अमृत मणि सौंप दी और कहा, जाओ, अपने राजा को यह मणि दो और राज्य में सुख समृद्धि लाओ। अर्जुन अमृत मणि लेकर राज्य वापस आया। राजा उसकी वीरता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन दुर्जन सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आखिरी चाल भी असफल हो गई थी। राजा ने घोषणा की, अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और सत्य के बल पर यह कार्य पूरा किया। अब समय आ गया है कि उसे राज्य का महामंत्री घोषित किया जाए। अब अर्जुन पूरे राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं यह भी बताइए। हमने इस वीडियो के आखिर में आपके लिए नई कहानियों को सजाया है, तो आप उन्हें ज़रूर देखना। तब तक के लिए आपको और आपके परिवार को राधे राधे। जय श्री राम।